चलिए देखने का प्रयास हम लोग करेंगे कि हमने ट्रांसक्रिप्शन के बेसिक स्टेप्स की बात कर ली है कि एक ट्रांसक्रिप्शन में एक बेसिक कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ती है। हमने इसके पहले वाले लेक्चर 1 वाले हिस्से में देख लिया है। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे ट्रांसक्रिप्शन का जो मेन एंजाइम है, जिनको हम लोग आरएनए पॉलीमरेज बोल रहे थे। जैसे कि हम लोगों ने डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पहले ही चर्चा करके रखा हुआ है और बहुत डिटेल में उनकी स्ट्रक्चर्स की स्टडी करी थी, उसी प्रकार आरएनए पॉलीमरेज के भी स्ट्रक्चर की स्टडी हमको बहुत अच्छे से करनी होगी। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ा सा मैं रिकैप करा देता हूं, फिर मैं इस डायग्राम के ऊपर आता हूं जो आप लोगों को दिख पा रहा है। ठीक, और अगर मैं याद कराऊं कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो डीएनए का डबल हेलिक्स से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनने स्टार्ट होता है, कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को देखिए, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए से हम लोगों ने देखा था कि टेम्पलेट डीएनए जो है वो आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, है ना, एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा या फिर टीआरएनए का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, तो आप एक चीज देख सकते हैं, ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस एक्चुअल में है क्या? अगर मैं इसको एक लाइन में डिफाइन करने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ट्रांसक्रिप्शन जो है डीएनए के ऊपर डिपेंड होकर के, देखो ये आरएनए बना कब, ये एमआरएनए बना कब, ये डीएनए के ऊपर डिपेंड है और उस डीएनए से एमआरएनए बन रहा है। तो ये मैं बोल सकता हूं कि डीएनए डिपेंडेंट है। अच्छा, किसका सिंथेसिस कर रहा है? ये आरएनए का सिंथेसिस कर रहा है। तो आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। एक बहुत अच्छे से आप चीजों को समझ जाएंगे कि डीएनए के ऊपर डिपेंड होकर के, मतलब डीएनए से ही आरएनए बन रहा है। जैसे कि अगर मैं डीएनए पॉलीमरेज की बात करूं तो वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस करता था, लेकिन ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस जिस एंजाइम के द्वारा हो रहा है, उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। उस एंजाइम का नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। मतलब केवल एमआरएनए का ही सिंथेसिस नहीं करेगा ये आरएनए पॉलीमरेज, है ना। ये डिफरेंट प्रकार के जितने भी आरएनए हैं उनका भी डिपेंड करेगा कि वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक कौन कौन से हैं। तो ये एंजाइम मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल होते हैं सभी आरएनएस बनाने के लिए। हम लोग मेन फोकस कर रहे थे प्रोकैरियोट्स के आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर, ध्यान होगा आपको। तो प्रोकैरियोट्स के आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो हमको मुख्यतः केवल एक ही, ध्यान से सुनिएगा, एक ही प्रकार का एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सभी प्रकार के आरएनए बनाने में मदद करता है। इसका मतलब केवल आरएनए पॉलीमरेज ऐसा होगा जो मदद, एक ही आरएनए पॉलीमरेज होगा जो कि एमआरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, ध्यान होगा आपको, और आरआरएनए प्रोकैरियोट्स के केस में इन सभी का सिंथेसिस, इन सभी का जो सिंथेसिस है वो केवल एक ही प्रकार के, किसके केस में? बैक्टीरिया के केस में, प्रोकैरियोट के केस में। ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन
बैक्टीरिया लिख सकते हैं, हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हम लोग बैक्टीरिया ही पढ़ेंगे। ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया आर synthesized by one RNA polymerase। देखो अभी यूकैरियोटिक पॉलीमरेज की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं इतना कह सकता हूं आपको कि यूकैरियोट्स के केस में आरएनए पॉलीमरेज जो है वो मुख्यतः मेनली 3 तरह के होते हैं, जिनको हम आरएनए पॉलीमरेज 1 बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। अब देखिए आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है यूकैरियोट्स के केस में आरएनए का निर्माण करता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए बनाने का काम करता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए बनाने का काम करता है यूकैरियोट्स के केस में। फिलहाल हमारा टॉपिक यूकैरियोट्स नहीं है, इस कारण से मैं प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की बात कर रहा हूं फिलहाल अभी, है ना। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, हम लोग यूकैरियोट्स की बात बाद में करेंगे, ठीक। तो मैं इसका मतलब समझ सकते हैं कि 3 अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग आरएनए को बनाने का काम कर रहे हैं यूकैरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज सभी आरएनए को बनाने का काम करता है, ठीक। आशा करता हूं इतना आप सभी को समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट सेक्शन में कंप्लीटली लिखिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा, ठीक। तो ये एक बेसिक नॉलेज हुआ आरएनए पॉलीमरेज है क्या, कि ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस हो रहा है, ये जिस एंजाइम के द्वारा कैटालाइज्ड हो रहा है वो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक। या फिर आप बोल सकते हो कि ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ऐसा भी बोल सकते हो। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का काम कर रहा है। ये शब्द भी आपको बुक्स में देखने को मिल जाएगा। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का काम करेगा कौन, ये आरएनए पॉलीमरेज, ठीक। चलिए, तो ये चीज आपको समझने वाली बात है। अगर हम डिस्कवरी की तरफ जाएं आरएनए पॉलीमरेज की, चलिए एक काम करते हैं, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज को ही पूरा डील कर लेते हैं, ठीक। चलिए, तो वो डायग्राम जो आपके पास देखने को मिल रहा है, ये एक्चुअल में आरएनए पॉलीमरेज इन यू बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। ये हमारे काम की चीज है अभी। इन यू बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री जरूर बताना चाहूंगा आपको कि इस आरएनए पॉलीमरेज यू बैक्टीरिया का डिस्कवरी किया गया था, इसका डिस्कवरी किया गया था, एक सेकेंड, इसका डिस्कवरी किया गया था 2 व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम थे सैमुअल बी विज एंड दूसरे व्यक्ति का नाम था जिरार्ड हॉर्विट्ज। ये जिस सन में काम किए थे इस आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर वो था 1960 में। तो हम आरएनए पॉलीमरेज की बात कर रहे हैं, केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में आरएनए सिंथेसिस का काम करेगा। इस आरएनए पॉलीमरेज की डिस्कवरी सैमुअल्स बी विज ने की थी और जिरार्ड हॉर्विट्ज ने 1960 में इस आरएनए पॉलीमरेज की स्ट्रक्चर की बात करी थी, ठीक। अब इस आरएनए पॉलीमरेज की बात करूं तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। मैं नीचे पहले लिख लेता हूं। आरएनए पॉलीमरेज को फिलहाल मैं इस एब्रीवेशन से लिखने का प्रयास करूंगा।
आरएनए पॉल से। इसका मतलब आप समझिए, चलिए मैं पूरा लिखने का प्रयास कर देता हूँ। आरएनए पॉलीमरेज जो है इज मल्टी सब यूनिट एंजाइम। देखो, मल्टी सब यूनिट एंजाइम का मतलब ये हुआ, मल्टी सब यूनिट एंजाइम का मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंट एक तो पहली बात कि ये 2 से ज्यादा सब यूनिट से बने हुए हैं। 2 बने होते तो मैं बोल सकता कि ये डाइमर या ट्राइमर हो सकते। इनका मतलब क्या है कि ये बहुत सारे यूनिट से मिलकर के बने हुए रहेंगे। ये सुंदर सा डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, और वो यूनिट्स कौन कौन से हैं ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से रखना पड़ेगा याद। ठीक है, चलिए हम देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स जो हैं वो इसमें से बनेंगे। तो 5 प्रकार के यूनिट्स से ये बने रहेंगे, अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ठीक, अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा और सिग्मा। ठीक, तो अगर मैं इनकी बात करूं तो इस आरएनए पॉलीमरेज के टोटल 2 कंपोनेंट्स रहेंगे। एक को हम लोग बोलेंगे कोर एंजाइम यूनिट, दूसरे को हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर्स। अब देखिए, इस आरएनए पॉलीमरेज टोटल 5 सब यूनिट से मिलकर बने हुए हैं, इस कारण से ये मल्टी सब यूनिट्स एंजाइम हो गया। अब ये किस किस यूनिट से मिलकर बने हुए हैं, इसको ध्यान में रखने वाली बात हमको रखनी पड़ेगी कि ये अल्फा सब यूनिट से बने हुए हैं, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा और सिग्मा सब यूनिट से बने हुए हैं। अब आप देखिए कि अल्फा सब यूनिट जो है उनकी संख्या कितनी है, 2। देखो, मल्टी सब यूनिट की बात करें तो वो टोटल 5 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड से बने रहेंगे, एक अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा और सिग्मा। लेकिन अगर मैं अल्फा की कॉपीज देखने का प्रयास करूंगा तो मेरे को 2 कॉपीज नजर आएगी अल्फा की, 2 कॉपीज नजर आएगी अल्फा की। तो यहाँ पे आप 2 कॉपीज लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 कॉपीज आपको देखने को मिलेगा इस अल्फा सब यूनिट में, मैंने आपको हाईलाइट कर दिया। और इस आरएनए पॉलीमरेज के 2 कंपोनेंट्स में आप लोगों को बताया, एक आपका कोर एंजाइम, दूसरा है आपका सिग्मा फैक्टर। तो 2 कंपोनेंट से मिलकर के ये एंजाइम्स बनेंगे। ठीक, चलिए इसको हम लोगों ने बांट दिया है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर अपन देखने की बात करें तो हम लोगों को कोर एंजाइम में क्या क्या देखने को मिलेगा, ये चीज देखने का प्रयास करेंगे। देखो, कोर एंजाइम में हम लोगों को अल्फा सब यूनिट देखने को मिलेगा, वो भी 2 कॉपीज उनकी। ठीक, और बीटा और बीटा डैश सब यूनिट्स देखने को मिलेगा, और एक और हमको यूनिट देखने को मिलेगा जो फिलहाल यहाँ पे नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि जो मेन सब यूनिट जो है वो मुख्यतः अल्फा और बीटा डैश ही गिना जाता है। आप यहाँ पे ओमेगा को भी इंक्लूड कर देंगे। तो कोर एंजाइम में हमारे पास 2 अल्फा यूनिट्स, एक बीटा डैश, एक बीटा और क्या लिखा है, ओमेगा सब यूनिट देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा आप देख सकते हैं सिग्मा फैक्टर्स। दूसरा आप क्या देख सकते हैं, सिग्मा फैक्टर्स। सिग्मा फैक्टर जो है वो एक्चुअल में इस पूरे एंजाइम को कंप्लीट करता है। देखो, जब एंजाइम इनएक्टिव रहता है तब ये यूनिट, जब सिग्मा फैक्टर्स उनसे ऐड नहीं रहते, ऐसा आप समझ सकते हैं। आपको एक शब्द पता होगा होलो एंजाइम का, एक कंप्लीट एंजाइम जिसमें प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों हो, उनको हम लोग होलो एंजाइम बोलते हैं। तो आप उसी तरह से समझ सकते हैं कि एक होलो एंजाइम बनाने के लिए हमारे पास टोटल 2 अल्फा सब यूनिट, एक बीटा डैश यूनिट, एक बीटा यूनिट्स और ओमेगा यूनिट और सिग्मा फैक्टर्स होते हैं। ठीक, ये एंजाइम मिल करके, अब देखिए ये कैटालिटिक वाला एंजाइम है तो मैं बोलूंगा मेन पॉलीपेप्टाइड वाला यूनिट ये अल्फा, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा वाला है। ठीक, सिग्मा फैक्टर्स
कंफर्मेशन प्रोवाइड करता है आरएनए सिंथेसिस के लिए। चलो अपन इसका फंक्शंस को पहले देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर्स की बात हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। चलिए, तो आपको क्या चीज देखने को मिला, एक मोटा मोटी देखने का प्रयास करते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग 5 डिफरेंट यूनिट्स में बांट दिए। ये कितने यूनिट से बना, मिलकर बना हुआ, मेड ऑफ 5 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड इन पॉलीपेप्टाइड्स का नाम हम यहां पे लिख देते हैं। एक हो गया हमारे पास अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा, है ना, और सिग्मा। ठीक, अब इस आरएनए पॉलीमरेज का, प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, हैज 2 कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक, इन 2 कंपोनेंट्स की बात हम लोग करें तो हम लोगों को देखने को मिला कोर एंजाइम। इस कोर एंजाइम में हम लोगों ने क्या देखा, ध्यान से देखिएगा, मैं किस तरह से लिख रहा हूं, आप लोग गलती नहीं करेंगे। कोर एंजाइम की बात करोगे तो हमारे पास 2 अल्फा यूनिट्स है, एक बीटा डैश यूनिट है ना, और ओमेगा यूनिट्स है। ठीक, तो ये मिलकर के बनाते हैं कोर एंजाइम। और एक सेकेंड हमारे पास एक फैक्टर है, जैसे कि को फैक्टर की तरह रहता है ना, उस फैक्टर का नाम है सिग्मा फैक्टर। ठीक, ये दोनों मिलकर के होलो एंजाइम का, देखो आपको अगर होलो एंजाइम पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने एंजाइम के यूनिट्स के वीडियोस डाल के रखे हुए हैं। फर्स्ट ईयर को मैं पढ़ाता हूं, अभी फिलहाल आप फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं, इस कारण से मैं आप लोगों को होलो एंजाइम के बारे में ज़्यादा डिटेल देखना है तो आप पूरी तरह देख सकते हैं। तो अगर एक होलो एंजाइम की बात करेगा तो 2 अल्फा यूनिट्स, बीटा डैश, ओमेगा और सिग्मा फैक्टर्स आप इस तरह से बना। तो ये होलो एंजाइम दिखा रहा है, इसमें फिलहाल ओमेगा यूनिट्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक, ये होलो एंजाइम का टोटल मास अप्रोक्सीमेटली 465 किलो डाल्टन की आवश्यकता होती है। ठीक, तो आवश्यकता होती नहीं है इनकी, होलो एंजाइम की टोटल मॉलिक्यूलर भार हमको 465 किलो डाल्टन्स देखने को मिलते हैं। तो हम लोगों ने मोटा मोटी यह देखा कि आरएनए पॉलीमरेज कौन डिस्कवर किया। ठीक, कितने पॉलीपेप्टाइड के यूनिट्स बने रहेंगे प्रोकैरियोट्स के केस में, इनके कितने कंपोनेंट्स हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। आप डायग्रामेटिकली भी देख सक रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठते जाए, आप लोग ओमेगा को ऐड कर सकते हैं उसमें। ठीक, ये बहुत अच्छी बुक से लिया गया हुआ रेफरेंस है ना, तो आप निश्चिंत रहिए, बहुत क्लियर कट एक्सप्लेनेशन उस पर है। ठीक, चलिए अब अपन लोग देखने की कोशिश करेंगे इन सब यूनिट्स के फंक्शन की। इन सब यूनिट्स के फंक्शंस की बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, अल्फा सब यूनिट हमारे पास है, बीटा सब यूनिट है हमारे पास। बार बार बोलने का अर्थ यही है कि आपके दिमाग पे पूरी तरह यह बैठ जाए। और हमारे पास ओमेगा सब यूनिट है और एक सिग्मा सब यूनिट। समझने का प्रयास करेंगे एक एक करके सभी को। ठीक, अल्फा सब यूनिट का काम यह है कि ये असेंबली के लिए रिक्वायर होगा इस कोर आरएनए पॉलीमरेज के कोर एंजाइम वाला कंपोनेंट। मतलब डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस इस कोर एंजाइम से ही होना है। ठीक है, लेकिन अल्फा सब यूनिट असेंबली सब यूनिट्स को जोड़ करके काम रखने वाला, असेंबली के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये अल्फा सब यूनिट। इस कारण से इनकी कॉपीज 2 है। ठीक है, तो इनका मुख्य काम क्या हुआ, असेंबली ऑफ द कोर एंजाइम। मतलब इन यूनिट्स को देखा आपके सामने, ये कोर एंजाइम आपको देखने को मिल रहा है। ये जो कोर एंजाइम है, ये जो कोर एंजाइम है, ये इसने बीटा और बीटा डैश को जोड़ करके रखा हुआ है।
ऐसे ही ओमेगा को भी जोड़ करके रखने का काम करेगा। ठीक है, तो अल्फा सब यूनिट असेंबली या मुख्यतः यह एंजाइम को एक साथ बाइंड करने का काम करता है, होल्ड करने का काम करता है, जिस प्रकार से डीएनए पॉलीमरेज में अदर यूनिट्स कर रहे थे, गामा कॉम्प्लेक्स कर रहे थे, आपको ध्यान पे होना चाहिए। ठीक, दूसरा एक इंपॉर्टेंट काम ये है, वो है ये प्रोमोटर रिकॉग्निशन का काम करेंगे। अब आपके पास एक नया शब्द आ गया है, हम डिटेल में प्रमोटर के बारे में बात करेंगे, हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, ये डीएनए का सेगमेंट है, मान के चलो, जो कि जीन बनाने वाला है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं डीएनए का केवल एक सब यूनिट जो है, एक ही पार्ट जो है वो एमआरएनए बना करके प्रोटीन बनाने का काम करेगा, ये भी आप समझ सकते हैं इस बात को। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अगर मान के चलिए यहां से लेकर के पूरा यहां तक, जो मैंने येलो कलर का ऐसा पोर्शन दे रहा हूं, ठीक, ये इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, जहां से ये डीएनए ट्रांसक्राइब करेगा। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सेल को ये पता करना है कि भाई मेरे को ट्रांसक्रिप्शन इस डीएनए का स्टार्ट कहां से करना है। तो इस जहां पे उसको स्टार्ट करना है, उस मेन सीक्वेंस को देखो, वो सीक्वेंस में प्रेजेंट रहेगा, वो आगे हम लोग देखेंगे। जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के इस डीएनए के पास जुड़ेगा, क्या बोल रहा हूं, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज इस डीएनए के पास आकर के जुड़ेगा और इस डीएनए से आरएनए बनाने का काम करेगा, उस जगह को बोला जाता है, उस सीक्वेंस को बोला जाता है प्रमोटर सीक्वेंस। उस जगह को क्या बोला जाता है, प्रमोटर सीक्वेंस। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस प्रमोटर सीक्वेंस से कौन बाइंड होगा, बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब उस डीएनए का सेगमेंट जहां से, मतलब उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का वो वाला पार्ट जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है, उनको हम लोग बोलेंगे प्रमोटर सीक्वेंस, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज जाकर के बाइंड होगा और इस डीएनए से आरएनए बनाने का काम करेगा। समझ गए? अच्छा, तो आरएनए पॉलीमरेज इस प्रमोटर सीक्वेंस में बाइंड होने का प्रयास जरूर करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज का ऐसा कौन सा यूनिट है जो इस प्रमोटर सीक्वेंस को पहचानने वाला काम करेगा, है ना? मुख्यतः तो कोई सिग्मा है, मुख्यतः तो मैं बोल सकता हूं कि सिग्मा है, लेकिन अल्फा सब यूनिट सबसे पहले प्रमोटर को पहचानने का काम करेगा। ये ध्यान पे आप रखे रहेंगे। इस कारण से कई बुक्स में अल्फा सब यूनिट को प्रमोटर रिकॉग्निशन, प्राइमरी रिकॉग्निशन बोल सकता हूं कि अल्फा सब यूनिट करेगा। ठीक, चलिए बीटा सब यूनिट की बात करते हैं। मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर के सीक्वेंसेस कौन कौन से होते हैं, इसको सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आप अपना दिमाग पे इतना रखिए कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए जहां से स्टार्ट होना है, उसको वहां पे एक स्पेशल सीक्वेंस होते हैं जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा और इसको स्टार्ट करने के आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होगी और यहीं से ही आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से बाइंड होगा और वह आरएनए बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। ठीक, बीटा सब यूनिट जो है ये मेन कैटालिटिक सेंटर है। इवन मैं बोल सकता हूं कि इवन बीटा डैश भी जो है वो कैटालाइटिक सेंटर रहेगा। मतलब यही वो आरएनए पॉलीमरेज का बीटा और बीटा डैश वो यूनिट है जो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए ये एंजाइम का मेन हिस्सा है, जो मुख्यतः कार्य करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बनाने का। इस कारण से इन दोनों को हम लोग कैटालिटिक सेंटर बोल रहे हैं। नेक्स्ट ओमेगा सब यूनिट की बात करने के लिए आऊं
तो इसका भी काम मैं बोल सकता हूं असेंबली का है आरएनए पॉलीमरेज का। आरएनए पॉलीमरेज की असेंबली की बात करें तो ये भी आपको देखने को मिलेगा ओमेगा सब यूनिट की वजह से। मतलब ये कैटालिटिक सेंटर्स को बीटा और बीटा डैश को जोड़ करके पूरा एक यूनिट कोर एंजाइम का बनाएंगे। अब आप खुद देखिए कि अल्फा सब यूनिट का काम क्या है कि ये जा करके असेंबली का भी तो काम कर रहा है ना, और प्रमोटर सीक्वेंस से जा करके बाइंड होने का काम कर रहा है। चलिए ठीक, दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूंगा कि सिग्मा फैक्टर जो है ये प्रमोटर रिकॉग्निशन में मदद करेगा। देखिए समझना चीजों को ध्यान से, क्योंकि दो प्रमोटर रिकॉग्निशन वाले हो गए और ये प्रमोट करेगा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन को। चलिए समझने का प्रयास करते हैं इस पॉइंट को, ध्यान से सुनना, कोई छोड़ के नहीं जाएगा लाइव सेशन को। देखिए अल्फा सब यूनिट प्रमोटर को पहचानने का काम करेगा। ठीक, अब ये एंजाइम पूर्ण कब है, होलो एंजाइम कब बना, जब वो सिग्मा फैक्टर से जाकर के जुड़ गया। मतलब एंजाइम जब एक्टिव होना चाह रहा है तो वो सिग्मा फैक्टर से कैटालिटिक कोर को जोड़ देगा। सिंपल सी बात है ना, दोनों को ही जोड़ देगा। अब आप खुद सोचिए, सबसे पहले अल्फा सब यूनिट प्राइमरी रिकॉग्निशन करेगा इस प्रमोटर का, लेजर ले लेता हूं, प्राइमरी रिकॉग्निशन करेगा इस प्रमोटर का, जाके उससे जुड़ेगा बस। अब ये जो बाइंडिंग है यह कन्फर्म बाइंडिंग नहीं होगी। मेन पहचान, देखो प्राइमरी पहचानने की बात कौन किया, अल्फा सब यूनिट। मेन पहचानने का काम और कन्फर्म करने का काम, मतलब अल्फा सब यूनिट प्रमोटर सीक्वेंस को पहचान लिया लेकिन टाइट बाइंडिंग नहीं किया उस डीएनए से। ठीक है, सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, सिग्मा फैक्टर इस रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस को पहचानेगा और कन्फर्म करेगा इस आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को। और एक बार अगर सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को कंफर्म कर दिया तो आप बोल सकते हो कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो सेल दो तरह से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। पहले उसने प्राइमरी रिकॉग्निशन किया कि भाई यहाँ प्रमोटर सीक्वेंस है, वहां जाकर के बाइंड करने की कोशिश किया, लेकिन संपूर्ण बाइंडिंग और कंफर्म बाइंडिंग केवल और केवल सिग्मा फैक्टर से ही होगी। ये आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। इस कारण से प्रमोटर रिकॉग्निशन फाइनल लिख सकते हो आप, यहां पे आप लिख सकते हो फाइनल या कंफर्म्ड सिग्मा फैक्टर ही है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर हटा दूं तब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगा। ध्यान रखे रहना, क्योंकि कन्फर्म बाइंडिंग और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने का या ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएशन करने का काम केवल और केवल सिग्मा फैक्टर ही करेगा। तो इस चीज को आप बिल्कुल ही गांठ बांध करके रख लेंगे और समझ जाएंगे। ठीक है, एकदम क्लियर कट एक्सप्लेनेशन मैं अपने साइड से देने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए देखने का कोशिश करेंगे कि भाई ये जो अल्फा बीटा बीटा डैश ओमेगा और सिग्मा यूनिट्स है, ये भी प्रोटीन्स है, तो इसको भी कोई ना कोई जीन बनाए होंगे, तभी उस जीन से एमआरएनए बना, इस एमआरएनए से प्रोटीन बना, अल्फा बीटा बीटा डैश ओमेगा ओमेगा डैश। उन जीन्स को पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से जीन्स अल्फा बीटा बीटा डैश ओमेगा और सिग्मा बनाने का काम करते हैं। तो आप इधर पे लिख सकते हैं सब यूनिट्स आरएनए पॉलीमरेज के। दूसरा आप लिख सकते हैं इनका जीन्स। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान पे रखे रहेंगे, इसलिए मैं आपके सामने लिखने का प्रयास कर रहा हूं। अल्फा सब यूनिट जो है वो रेपो ए जीन्स, आरपीओ ए जीन्स, रिपोर्टर बोला जाता है इसको, एक्चुअल में रिपोर्टर शब्द से आरपीओ शब्द आया हुआ है। ठीक है, तो
इसको आरपीओ बी जीन्स, उसके बाद आरपीओ सी जीन, अब आगे डी नहीं आएगा तो आप लोग ध्यान पे रखे रहेंगे कि आरपीओ जेड जीन, और नेक्स्ट है आरपीओ डी जीन। अब इन सब ये सब जीन जो है वो आरपीओ ए जीन, रिपोर्टर ए जीन अल्फा सब यूनिट बनाने का काम करेगा, आरपीओ बी जीन बीटा सब यूनिट, आरपीओ सी जो है जीन वो बीटा डैश यूनिट को, और ओमेगा जो आरपीओ जेड जीन और आरपीओ डी जीन जो है वह ये एंजाइम बनाने का काम, ये मतलब ये सब यूनिट्स, मतलब ये जीन्स भी नहीं बने रहेंगे तब आरएनए पॉलीमरेज का अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आरएनए पॉलीमरेज तभी संपूर्ण हो पाएगा जब अल्फा टू बीटा डैश ओमेगा के साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा, और सिग्मा फैक्टर जो है वो कन्फर्म बाइंडिंग प्रमोटर के साथ करेगा। ध्यान पे इन सब चीज़ों को रखे रहेंगे। चलिए, तो ये बात पूरे आरएनए पॉलीमरेज की हुई, ठीक है ना। एक और सब यूनिट के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। एक बार यहां पे भी आप लिख सकते हैं कि ये स्पेसिफिक बाइंडिंग शो करता है, स्पेसिफिकली प्रमोटर, स्पेसिफिकली लिखना सही नहीं है, स्पेसिफिक प्रमोटर रिकॉग्निशन सिग्मा फैक्टर को लिख सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन में प्रमोटर रिकॉग्निशन में आपके पास अगर एक चॉइस करने बोलेगा तो आप सिग्मा फैक्टर को करेंगे, मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, ठीक। एक चीज और आप लिख सकते हैं जो बीटा सब यूनिट है वो आरएनए की लंबी चेन्स बनाने का काम करता है, कैटालिटिक सेंटर है ना, तो ये चेन इलोंगेशन में मदद करेगा, किसका, आरएनए के। तो ये भी आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, एक लास्ट पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई दिक्कत है एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि अल्फा सब यूनिट जो है वो असेंबली की मदद करता है। देखो, असेंबली की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ताकि वो स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल हो जाए, है ना। तो अल्फा सब यूनिट और ओमेगा सब यूनिट जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज को, ताकि वो अपने स्ट्रक्चर में एकदम स्टेबल रहे। और बीटा डैश सब यूनिट में आपको बताया कैटालिटिक सेंटर है, और सिग्मा सेंटर जो है प्रमोटर रिकॉग्निशन या स्पेसिफिक प्रमोटर रिकॉग्निशन और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने में मदद करता है। और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रमोटर से, ठीक। इस प्रमोटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ जीन्स के बारे में हम लोगों ने देखा, रिपोर्टर ए जीन्स, रिपोर्टर बी जीन्स, रिपोर्टर सी जीन्स, रिपोर्टर जेड और रिपोर्टर डी जीन्स जो है रेस्पेक्टिवली अल्फा बीटा डैश ओमेगा और सिग्मा को बनाने का काम करते हैं। चलिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा, वो है आपका आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज के बीच में डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आरएनए पॉलीमरेज वर्सेस डीएनए पॉलीमरेज, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इन केस आपसे कोई पूछ दिया तो आप इसको बहुत अच्छे से रख सकेंगे ध्यान पे। चलिए, देखने का प्रयास करते हैं। अपन यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं फीचर्स, कौन कौन से पॉइंट्स है जो इनको अलग कर रहे हैं, ठीक। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एक कॉलम में, और दूसरा हम लिख सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज। तो आपको रिकॉल हो पाएगा सब पॉइंट्स। चलिए, पहला पॉइंट देखने का प्रयास करते हैं। फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट अगर मैं देखने का प्रयास करूं, मॉलिक्यूलर वेट में इनके भार की बात करेंगे अपन। एक सेकेंड, मैं मॉलिक्यूलर वेट का बात कर रहा हूं, ठीक। तो मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ज्यादा भारी है कंपैरेटिवली किसके, डीएनए पॉलीमरेज के। तो मैं बोल सकता हूं कि लगभग 5 लाख किलो डाल्टन का रहेगा। मैंने 465 बात करी थी, याद है, तो मोटा मोटी 500 किलो डाल्टन बोल सकते हो। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 4 लाख डाल्टन का होगा। देखो, किलो डाल्टन नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप 4 लाख किलो डाल्टन बोलेंगे तो वो ज़्यादा संख्या हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अगर मैं देखने का प्रयास करूँ, ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखने का प्रयास करूँ, नंबर ऑफ सब यूनिट्स,
कि कितने नंबर यूनिट से मिलकर बने हुए रहते हैं, ये आपको ध्यान पे होगा। आप लोग कमेंट में लिख के बताइए मेरे को कि नंबर ऑफ सब यूनिट्स कितने कितने हैं आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए डीएनए पॉलीमरेज की। ठीक, चलिए आप लिखिए जब तक कि मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ कि हम लोग अप्रोक्सीमेटली 6 सब यूनिट्स देख सकते हैं, क्योंकि 2 अल्फा यूनिट्स हुए, 2 बीटा, बीटा डैश हुआ, 1 ओमेगा हुआ और 1 सिग्मा हुआ। लेकिन बनते कितने से? 5 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स। 2 कॉपीज हमारे पास अल्फा की है, इसलिए मैंने 6 लिख दिया। और लगभग 10 यूनिट्स जो है वो हम लोगों ने देखे थे डीएनए पॉलीमरेज में, देखे थे। चलिए अब थर्ड पॉइंट अपन देखने की कोशिश कर सकते हैं कि ये कौन कौन से इनके स्टार्टिंग प्रोडक्ट है। मैं बोल सकता हूं इनके प्रीकर्सर्स कौन कौन से हैं, मतलब ये किस बेस पे न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करते हैं। ठीक, अब आपको ध्यान ये है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को ही ऐड करते थे, याद आ रहा है। तो वो न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होते हैं? डीऑक्सी एटीपी, डीऑक्सी जीटीपी, है ना। और इस पॉइंट को मैंने पिछले क्लास में एक्सप्लेन भी किया है, डीटीटीपी पे या डीसीटीपी, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज राइबोस शुगर को ऐड करता है, क्योंकि राइबो न्यूक्लियोटाइड्स बनाना है ना, इसमें डीऑक्सी की आवश्यकता नहीं होगी। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो बनने वाले, जो आरएनए बनने वाला है वो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है। तो इनके जो आने वाला एडिशन न्यूक्लियोटाइड्स जो रहेंगे, जो अब मैं बोल सकता हूँ ट्राइफॉस्फेट एनटीपी की बात किया था जो, है ना, उसी की बात कर रहा हूँ। तो ये जो है वो एटीपी होंगे, चलिए जीटीपी होंगे, ये भी जान सकते हैं आप, सिंपल सी बात है ना, सीटीपी होंगे। यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे थाइमीन नहीं होता, आरएनए में थाइमीन नहीं होगा, उसकी जगह पे हमको यूरैसिल देखने को मिलेगा। तो इन न्यूक्लियोटाइड्स को वो ऐड करेंगे और उसके बाद वो आपको पता है कि यूरैसिल ऐड करके वो पायरोफॉस्फेट निकाल कर डीएनए पॉलीमरेज की जैसा ही कुछ है, ठीक है। तो ये ऐड करते जाएंगे। तो ये पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स हम लोगों को डिफरेंस देखने को मिला कि नंबर ऑफ सब यूनिट्स किसके ज़्यादा है, किसके कम, मॉलिक्यूलर बाहर में किसका ये ज़्यादा हुए, और एक्टिवेटेड प्रीकर्सर्स कौन कौन से। हमको डीऑक्सी कंडीशन हम लोग को डीएनए पॉलीमरेज में देखने को मिलता है, और हम लोगों को न्यूक्लियोटाइड्स, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हम लोगों को आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा एडिशन में देखने को मिलता है। इसी टेबल को मैं कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ता हूँ, है ना। तो मैं आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे रखूँगा, दूसरे साइड में डीएनए पॉलीमरेज को रखूँगा, और यहाँ पे फीचर्स को रखूँगा। तो मेरे ख्याल से चौथा पॉइंट होगा, ठीक है। देखो डायरेक्शन डीएनए का सिंथेसिस कैसे होगा, डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस को मैं क्या बोल सकता हूँ। सीधी सी बात है कि हम लोग पिछले क्लास में चर्चा करी थी कि ये आरएनए पॉलीमरेज 5' to 3' डायरेक्शन में ही आरएनए का सिंथेसिस करेगा, और डीएनए पॉलीमरेज भी 5' to 3' डायरेक्शन में सिंथेसिस करेगा। तो ये आपके लिए क्लियर कट पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। 5वें पॉइंट देखने की बात करते हैं अपन लोग, ठीक है ना। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन जब हो रहा था तब हम लोगों ने एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है कि डीएनए कटिंग इन केस गलती से गलत न्यूक्लियोटाइड डल गया, तो डीएनए पॉलीमरेज के पास ये सुविधा भी है कि वो डीएनए को रिपेयर कर सकते हैं। आपके पास डीएनए रिपेयर आप लोगों ने पढ़ा है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है उनके पास कोई भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है। इसका मतलब डीएनए रिपेयर करने का काम डीएनए पॉलीमरेज के पास है, और रिपेयर सिस्टम हमारे पास अलग से और है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज के पास ये कैपेसिटी नहीं होती। और मुख्यतः जो मेन हम लोगों ने देखा था वो 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ही देखा था, है ना। 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी आपको डीएनए पॉलीमरेज 1 में देखने को मिली थी, ठीक है। चलिए 6th पॉइंट हम लोग देखने की बात करते हैं, प्राइमर रिक्वायरमेंट। ये भी बात हम लोगों ने कर ली थी जब हम लोगों ने डिफरेंस देखने का प्रयास किया था।
अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती, वो डायरेक्टली न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज जो है वो उसको रिक्वायरमेंट होती है आरएनए प्राइमर की। तो आपको प्राइमर रिक्वायरमेंट में डीएनए पॉलीमरेज को लिखना पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 7th पॉइंट। ठीक, इसमें टेम्पलेट कैसा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है उसको डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्टेट पे चाहिए, इसलिए मैं डीएनए डुप्लेक्स लिख रहा हूं, क्योंकि डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए से ही तो आरएनए बन रहा है ना। देखो ये डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए, शुरुआत इस लेक्चर के शुरुआत पे बात किया, इससे बनेगा आपका आरएनए, तो इसको डीएनए डुप्लेक्स की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज याद रखिए, मैं थोड़ा सा साइड पे लिख रहा हूं यहाँ पे, तो आप समझ जाएंगे। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो देख सकेंगे आपकी, उसको सिंगल स्ट्रैंडर्ड की आवश्यकता थी और इसमें न्यू डीएनए बन रहा था, ध्यान दिए, तो इसको सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये डिफरेंस एक मुख्यतः आप लोग देख पा रहे हैं कि सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए की रिक्वायरमेंट डीएनए पॉलीमरेज को होगी। तो यहाँ तक 7 पॉइंट्स क्लियर अप होने चाहिए आप लोगों को, है ना। ठीक, चलो नेक्स्ट अगर अपन देखें मेटल रिक्वायरमेंट्स, 8वां पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे फीचर्स, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज, ठीक, और डीएनए पॉलीमरेज। तो अगर मैं देखने का प्रयास करूंगा, फीचर्स की बात करेंगे तो मेटल आयंस कौन कौन से जरूरत पड़ेंगे ये आप लोग ऐड कर लेना। मेटल आयंस का रिक्वायरमेंट कैसा है, तो मेटल आयन रिक्वायरमेंट्स की मैं बात करूं तो आरएनए पॉलीमरेज में हम लोगों को जिंक आयंस और मैग्नीशियम आयंस की आवश्यकता होगी। ठीक, सेम टू सेम हम लोगों को डीएनए पॉलीमरेज की बात हो गई थी। क्यों? क्योंकि ये आयंस जो है हम लोग डीएनए पॉलीमरेज के मैकेनिज्म में देख लिए, है ना। सेम लगभग वही मैकेनिज्म हम लोगों को पॉलीमरेज में भी देखने को मिलता है, आरएनए पॉलीमरेज में भी, लेकिन जो शुगर होगा वो राइबोन्यूक्लियोटाइड होगा। ठीक, अच्छा एक लास्ट पॉइंट थोड़ा सा क्रिटिकल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, ये आयंस क्या कर रहे थे, नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट के कम कर रहे थे। अगर आपको पहले डीएनए पॉलीमरेज जो आप लोग नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं देखने का प्रयास करूं तो कितने नंबर ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप्स अगर मैं देखने का प्रयास करूंगा, जो इसके मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर रहे हैं, तो हम कितने फॉस्फेट ग्रुप निकलते हुए देख रहे थे। याद है आपको? कुछ याद नहीं आया तो एक बार कंप्लीट करिए, है ना। तो कितने फॉस्फेट ग्रुप्स हम लोगों ने कंज्यूम्ड किए पर न्यूक्लियोटाइड एडेड। इसका मतलब क्या है, अगर आप ध्यान देंगे तो मैं क्या बोल सकता हूं कि फॉस्फेट ग्रुप, देखो तो न्यूक्लियोटाइड जब आ रहा था तो हमारे पास बीटा और गामा फॉस्फेट जो है वो निकल रहे थे डीएनए पॉलीमरेज में, तो दो फॉस्फेट ग्रुप निकल रहे थे। तो हम लोगों ने कितने फॉस्फेट ग्रुप्स एक ट्राइन्यूक्लियोटाइड्स जो आ रहे थे उससे निकाल दिए, 2, और एक मोनोन्यूक्लियोटाइड वाला ऐड हो गया। तो वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज भी करेगा। ठीक, तो ये 9 पॉइंट्स जो है आपके लिए मुख्यतः इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान पे बहुत अच्छे से रखना होगा। तो हम लोगों ने आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में कैसा होता है, आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर में कितने सब यूनिट्स हैं ये बना करके देख लिया, उनका फंक्शंस क्या है। आप लोग बहुत ईमानदारी से वीडियो देखेंगे, मैं पहले से बता रहा हूँ, और इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, अच्छी बात है अगर आप कर रहे हैं तो, है ना। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, बाद में वीडियोस को देख रहे हैं, तो वो भी ध्यान से देख लें। आप इन वीडियोस को लाइन से देखेंगे, ठीक है,
अच्छे से देख पाएंगे। जो लाइव कर रहे हैं उनके तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कोई बाद में देख रहे हैं इनकेस कुछ चीज़ कारण से छूट गया तो आप वीडियोस को बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। तो ये आपके सामने आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज का डिफरेंस और आरएनए पॉलीमरेज बैक्टीरिया में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ मैं। कोई भी दिक्कत होगा हम गूगल मीट में भी आमने सामने बात कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर कट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रमोटर के बारे में बहुत पढ़ेंगे। हम लोग प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन ही पढ़ रहे हैं, इस कारण से प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन ही हमको देखना है। ठीक, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक, नोट्स मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच।